नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मुंबई से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई समंदर हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाढ़ P305 से 22 शवों को निकाला गया है। तूफान में फंसे 188 लोगों को बचाया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह कि 22 लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरे हादसे के दरमियान 188 लोगों को बचाया गया है, लेकिन एक बड़ी चुनौती, 70 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 70 से ज्यादा लोग इस हादसे में अभी भी लापता हैं। 188 लोगों की जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान, लेकिन 22 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। मुंबई समंदर हादसे से जुड़ी इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ P305 से 22 शवों को निकाला जा चुका है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। 70 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 188 लोगों की जिंदगी को बचाया जा चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन की चुनौती कहीं ज्यादा है। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान सीधा रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सुभाष शेरके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, हमें याद है जब मुंबई में तूफान का कहर आ रहा था, तब आपने ये अपडेट ब्रेक की थी। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जानकारी तो पहले ही दी जा चुकी थी, वक्त रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? अनुराग, जो जानकारी मुझे ओएनजीसी के सीनियर अफसरों से मिली है उसके मुताबिक कुल 17 बार्ज जो थे वो वापस आ गए, लेकिन 3 बार्ज वो समंदर में वैसे ही थे। और ये क्यों नहीं आए, इसकी जानकारी जांच होनी चाहिए, ऐसा ओएनजीसी के कर्मचारियों का कहना है, क्योंकि इसके चलते 22 लोगों के शव अब तक मिले हैं। लेकिन और भी जो लोग हैं कर्मचारी जो है वो शक जाहिर कर रहे हैं कि शायद ये लोग भी नहीं बचेंगे, लेकिन उनको अभी भी उम्मीद है और वो चाहते हैं कि जो प्रयास है उनको बचाने का वो जारी रहे। और हमें जो जानकारी मिले उसके मुताबिक नेवी ने अभी तक अपने प्रयास कम नहीं किए, वो प्रयास जारी रहेंगे, कल तक जारी रहेंगे। और फिलहाल जो भी शव मिले हैं वो उनको मुंबई लाया जाएगा और वहाँ पे जे अस्पताल में उनके ऊपर पोस्टमार्टम होगा। बताया जा रहा है कि ये सारे जो कर्मचारी हैं वो एफकॉन्स नाम की जो कंपनी है उनके कर्मचारी है। जी सुभाष, करें अपनी बात पूरी करें सुभाष। उसमें यह है कि ये अफकॉन्स कंपनी शाहपुर जी पालन जी नाम की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी एक उप कंपनी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओएनजीसी ने इसके कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। ये रिवैम्पिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो ऑयल रिग्स थे उसके रिवैम्पिंग का काम चल रहा था। और इस रिवैम्पिंग के काम में ये सारे लोग लगे हुए थे। तो 11 तारीख को जब कोस्ट गार्ड ने ओएनजीसी को इंफॉर्मेशन दिया था कि इस तरह का चक्रवात आने वाला है, तो उसके बाद ओएनजीसी के अफसरों की जिम्मेदारी थी कि ये सारे बार्ज जो है वो समंदर के तट पर लेके आएँ, क्योंकि इसके पहले जो हमने 3 जून 2020 को निसर्गा चक्रवात तब आया था, तब भी ओएनजीसी के सारे बार्ज आए थे, लेकिन ये 3 बार्ज नहीं आए और जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। सुभाष, मैं आपका रुख करूंगा। हमारी सहयोगी ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योत्सना, आपके पास इस वक्त की क्या कुछ अपडेट? देखिए, हम बताना चाहते हैं, जैसे कि पहले आपने बताया कि 188 लोग जो है उनको अभी तक मतलब सुरक्षित निकाला गया है, जबकि हम सिर्फ P305 की बात करें तो 188 लोगों को निकाला गया है और 22 लोगों का शव मिला है और 51 लोग P305 के अभी भी लापता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तब वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अंधेरा जो है, अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये कहना मुश्किल होगा कि कुछ लोग बचे होंगे, क्योंकि जो 51 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने पहले माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। अभी तक जो हमारे पास जानकारी थी उसके मुताबिक 70 लोग मिसिंग बताए जा रहे थे। 70 आप जो इस वक्त अपडेट दे रही हैं उसके मुताबिक 51 लोग अभी मिसिंग हैं। जी, हम सिर्फ मैं जो इन्फॉर्मेशन मतलब हम P305 के 51 लोग जो है वो अभी भी लापता है। और जो कुल मिला के जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 3 बार्ज जो है वो डूबे थे, 17 बार्ज वापस आ चुके हैं। तो इन 3 बार्ज में 600 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे, जिनको एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने बचा लिया है। लेकिन अभी भी जितने लोग लापता है उनका बचना, कि वो बचे होंगे, वो किस हालात में होंगे, ये सोचना भी बहुत डरावना है। क्योंकि समुद्र की लहरें, क्योंकि हमने देखा कि समुद्र की लहरें, क्योंकि बीच समुद्र में उसे फेस करना, इतनी समय तक पानी में रहना, ये बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। और रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर वो कोस्ट गार्ड हो, भारतीय नौसेना हो, वो अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है।
और क्योंकि डेड बॉडीज़ जो है वो दूर से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी तक जितने लोगों को लेकर आए अस्पताल में वो उनकी मानसिक और शारीरिक अवस्था सभी की ठीक नहीं है। कई सारे लोग जो है वो घायल है, कुछ लोग जो है उनकी मानसिक अवस्था, क्योंकि जब आप मौत के मुंह से बचकर निकल आते हो तो वो बात करने की अवस्था में भी नहीं होते। इसीलिए अब जो एडमिट है, जिनको सुरक्षित लेकर आए हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा कि वो उनको कब तक अस्पताल में रखा जाएगा और जो लापता है वो कब तक वापस आ सकते हैं। क्योंकि जो परिवार वाले हैं जिनके लोग लापता हो चुके हैं, वो परिवार वाले बहुत लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करें, लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और हम आपको ये बता दें, ONGC हो या फिर एफकॉन हो, जिसके द्वारा ये कर्मचारी तैनात किए गए थे, वो लोग भी ज़्यादा उनको ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे, क्योंकि हमने उनसे जब बात की तो वो लगातार यही कह रहे हैं एफकॉन वाले कि हम लोग जो है इंडियन नेवी के कांटेक्ट में है और हम उनसे ही बातचीत करके हम जो है आगे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एफकॉन के पास लगातार पहले तो उनको ये जानकारी थी कि तूफ़ान आ रहा है, लेकिन तूफ़ान आने के बाद जिस तरह से तहस नहस हो गया, उनका बार्ज पूरा डूब गया, कर्मचारी डूबने लगे, उस वक्त उस हालात की जानकारी उनके पास नहीं है। कितने लोग आए, कितने लोग लापता है, वो पूरी तरह से भारतीय नौसेना पे निर्भर है। इसका लेकिन सुभाष, इस बीच जो खबर सामने आई थी उसके मुताबिक तो बाकायदा हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए थे। जो लोग मिसिंग हैं उनके परिजन अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उन हेल्पलाइन नंबर्स पर मदद मिल सकती है। क्या वाकई वो एक्टिव हैं? हेल्पलाइन के नंबर तो जारी हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ONGC के और वो बता रहे हैं, लेकिन उनके पास बताने के लिए बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो नेवी इंफॉर्मेशन दे रही है, नौसेना जो इंफॉर्मेशन दे रही है वही, और जो मीडिया में आ रहा है वही वो बता रहे हैं, बाकी उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैंने वहाँ पे एक सीनियर ऑफिसर से बात की तो उन्होंने कहा कि जो CMD है वो भी वहाँ पे मुंबई के ऑफिस में आए थे और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, जायज़ा लिया और उसके बाद वो चले गए। लेकिन इन सब के बीच सुभाष, क्या बढ़ते वक्त के साथ जो राहत बचाव एजेंसी हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन में कुछ बदलाव किया है, रणनीति में कुछ बदलाव किया है, कुछ क्या टीम और ज़्यादा डिप्लॉय की गई हैं? कुछ जानकारी जो आपको मिल पा रही हो? अनुराग, जब ये हादसा हुआ तब लहरें जो थी वो 10 से 13 फीट ऊंची थी और ऐसे में ये लोग जो थे उनको बचाना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन नौसेना के जांबाज जो जवान है उन्होंने ये कर दिखाया और 185 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बचा लिया। लेकिन अभी भी ये लोग बाकी जो है वो सिर्फ लाइफ जैकेट के ज़रिए ही समंदर में तैर रहे थे और उनमें से कुछ लोग 22 लोग जो है उनके शव मिले, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके अभी भी प्रयास जारी है कि उनको बचाया जा सके और उसके लिए नेवी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है, अभी भी जारी है और कल तक भी जारी रहेगा ये ऑपरेशन। जी, लेकिन इन सब के बीच ज्योत्सना, आप जो बात कह रही थी वो भावनात्मक लिहाज से बेहद अहम है कि जो लोग अभी मिसिंग हैं उनके परिजनों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या उनके परिवार वालों से आपकी बात हो पा रही है? क्या उनका दर्द किस तरीके का है, उनके सवाल किस तरीके के हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी ज्योत्सना? जी, परिवार वाले जो है वो रो बिलख रहे हैं, क्योंकि उनको बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो बस चाहते हैं कि उनके परिवार वाले जो उनके काम करने के लिए, जिनके सैलरी से उनका घर परिवार चलता था, जिनके लिए कि इतने कोरोना काल में भी वो ड्यूटी पर थे, अब ऐसे में बहुत दिन तक उन्होंने अपने परिजनों को नहीं देखा था, अब ऐसे में उनके घर वाले लापता है, तो बात करने के हालात में वो नहीं है। शुरू में वो बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उनकी उम्मीदें टूटती जा रही है। उनको नहीं लग रहा है कि ये वो वापस आ पाएंगे, तो बात करने की अवस्था में उनके परिवार वाले फ़िलहाल नहीं हैं, क्योंकि उनको ना ONGC की तरफ से ठीक जानकारी मिल रही है, ना एफकॉन की तरफ से ठीक जानकारी मिल रही है। जो भारतीय नौसेना की तरफ से उनको जो जानकारी मिल रही है उसमें उनका लगातार यही सवाल है कि कब तक आएंगे वापस। क्या जैसे कोई इंतजार, आखिर कब तक ये परिजनों का एक वाजिब सवाल है। इंतजार अपनों का है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी और मौत के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चलाया गया है। ये तस्वीरें आपसे तकरीबन 3.5 घंटे पहले की हैं, दोपहर 1:30 बजे की हैं। ताउते तूफान के तांडव के बाद समुद्र की लहरों ने कई जहाजों को डुबा दिया। इसी दौरान P305 नाम का एक बार्ज भी
मुंबई से करीब 35 नॉटिकल माइल अंदर समुद्र के अंदर डूब गया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता जैसे युद्धपोत को वहां पर तैनात किया गया। इसके अलावा जो नेवी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं और कई दूसरे शिप्स को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। सामने आप देख सकते हैं आईएनएस कोची जो इस वक्त नेवल डॉकयार्ड पर खड़ी है और आपको बता दें कि इसी आईएनएस कोची से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उन्हें लाया गया है, जिन्हें अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये वो तमाम लोग हैं जो उस बार्ज पर सवार थे, बार्ज पर काम कर रहे थे। P305 नाम का ये बार्ज था, उस बार्ज पर ये लोग काम कर रहे थे। ये लोग वहां पर फंसे हुए थे और मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई आएगा इनकी मदद करेगा, लेकिन फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। नेवी द्वारा आईएनएस कोची, आईएनएस कोलकाता जैसे युद्धपोत वहां पर तैनात किए गए और फिर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 184 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने लोग आप लोग फंसे हुए थे वहाँ पर? सर, अभी नंबर्स नहीं बता पाएंगे सर। नंबर्स हमको भी अभी कंफर्म नहीं है कितने लोग बच गए हैं, क्या है। कौन सी कंपनी ने आप लोगों को हायर किया था और क्या काम कर रहे थे आप लोग? 20 से आगे कोई है क्या? कंस्ट्रक्शन काम है। ONGC के लिए काम कर रहे थे आप लोग? यस सर। ये बताइए ना कि अभी और कितने लोग मिसिंग हो सकते हैं वहाँ पर? क्या सर? और कितने लोग मिसिंग हो सकते हैं वहाँ पर? वो तो सर नहीं बता सकते अभी। नहीं बता सकते। अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कौन कौन से राज्यों से आप लोग हैं? क्योंकि MP हर स्टेट से, बहुत स्टेट से। करीब हर स्टेट से आप लोग हैं। ये वो लोग हैं, ये वो नसीब वाले लोग हैं जिन्हें सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया गया है, लेकिन करीब 90 लोग अभी भी उस बार्ज पर फंसे हुए हैं, उस स्थान पर फंसे हुए हैं जहां पर ये बार्ज डूबा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आईएनएस कोलकाता के साथ साथ नेवल के कई जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आईएनएस कोची की हमने आपको तस्वीर दिखाई, एक बार फिर दिखा रहे हैं। आईएनएस कोची जो कि नेवल का युद्धपोत है, इसी युद्धपोत की मदद से इन लोगों को यहाँ पर लाया गया है। इसी युद्धपोत की मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और अब जो लोग सुरक्षित यहाँ पर लाए गए हैं उन्हें यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 184 लोगों को सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सुरक्षा के बीच इनको लेकर यहाँ से जा रहे हैं। किस तरह के हालात में थे आप लोग वहाँ पर? हालात तो जब कोई आदमी में बिल्कुल हम लोग को तो उम्मीद नहीं थी कि हम लोग बच पाएंगे। हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था वहाँ का, क्या बताऊँ अभी। बार्ज था सर, ये कहाँ से टूटा और आप लोग कैसे कितने समय तक भटकते रहे? बाज का एंकर टूटने से बाज बेकाबू हो गया। वो जिधर ज़्यादा इतना तूफान था वो भागने लगा, उसको कोई रोकथाम नहीं था। कहीं भी टकराता, कहीं भी किससे भी टकराता, क्या बोलते उसको, इसीलिए वो नीचे से लिए कहीं बोला टाकी फूट गया उसका, पानी जाने लगा, अंदर पानी भरने लगा था। तो आप लोगों ने खुद की रक्षा कैसे की? अब क्या करते रहे, एक फुल नाइट को हम लोग पानी बकेट से फेंकते रहे, लेकिन कितना फेंकेगा बकेट पानी वहाँ पे। तो जो भी किया वो। समय तक आप लोग बिना खाए पिए वहाँ पर इंतजार कर रहे थे रेस्क्यू का? कितने दिन खाना तो मिला था, उस दिन सुबह नहीं मिला था, शाम को खाना मिला था। जिस दिन करीबन 10-12 घंटा हम लोग ऐसे ही था। और भी लोग, कितने लोग और फंसे होंगे वहाँ पर जो वहाँ पर आप लोगों के साथ थे? अभी तो जिंदा था वो निकाला गया और मरने वाले की संख्या 60-70 हो सकते हैं और होंगे। तो देखिए ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि 60-70 लोग अभी और वहाँ पर हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है नौसेना के जवानों की तरफ से। आईएनएस कोची यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन आईएनएस कोलकाता और जो नौसेना की जो दूसरे शिप्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, वो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो ग्राउंड जीरो पर आपने हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की रिपोर्ट देखी। ज्योत्सना, जिस बात का डर हर किसी को है, उसी डर की ओर इशारा वो तमाम लोग भी कर रहे हैं जो वहां से बचकर निकले हैं, जो बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। यानी राहत और बचाव के लिए चुनौती कहीं ज्यादा तमाम एजेंसीज के सामने।
बिल्कुल सही, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ उस रात भी भारतीय नौसेना है जो है वो रेस्क्यू नहीं, मतलब उनको नहीं करना, मतलब उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि तूफ़ान ज़्यादा था, मूसलाधार बारिश थी, तेज़ हवाएं चल रही थी। अब ऐसे में वो ज़्यादा अंदर तक समुद्र में नहीं जा पा रहे थे, इसीलिए वो समय पर बार्ज 305 हो या फिर अन्य बार्ज जो थे वहाँ तक समय पर नहीं पहुँच पाए। लेकिन जैसे ही तूफ़ान थोड़ा आगे निकल गया, वैसे ही जो इंडियन नेवी है वो उन्होंने कोशिश की वहाँ तक पहुँचने की, और वो पहुँच भी पाए। ऐसे में इंडियन नेवी ने सैकड़ों लोगों को बचाया भी, लेकिन कुछ लोग जो दुर्भाग्यपूर्ण से नहीं बच पाए, उनको बचाने के मतलब उनके शव वापस आ रहे। अभी जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये मतलब रात अंधेरा आ जाएगा, वैसे वैसे शव को ढूंढने में या जो लोग बचे होंगे, अगर सौभाग्य से अगर कोई लोग बचे होंगे तो उनके लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा कि ढूंढना, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा या जो बचाव कार्य है, ये जो राहत देने की कोशिश की जाएगी उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। दिन में ये काम थोड़ा आसानी से और ज़रा तेज़ गति से होता है, लेकिन शाम को ये काम जो है थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर समय रहते इनको मदद मिल जाती तो आज हमारे पास ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं कि इतने लोगों को बचाया गया है, उससे भी ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता, लेकिन ONGC और AFCON ने जिस तरह से लापरवाही के जहन में ये सवाल हो सकता है कि वक्त रहते ऑपरेशन क्या शुरू किया गया या ऑपरेशन में कुछ देरी हुई, और अगर देरी हुई तो उसके पीछे की वजह क्या रही? अनुराग, जो हमें जानकारी मिली भारतीय नौसेना से 3 घंटे की उनके पास जब SOS आया उसके बाद 3 घंटे के बाद वो शिप जो है या फिर हेलीकॉप्टर है वो मूव हो गए, क्योंकि उस वक्त तूफान इतना भयानक था कि उसमें ATC ने बंद कर दिया था सभी हेलीकॉप्टर्स को। ONGC के ना तो हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, ना ही नेवी के हेलीकॉप्टर्स उड़ने की संभावना थी। इतना भयानक वहाँ पे हवा का रफ्तार था, इसलिए 3 घंटे बाद ये नेवी ने अपने शिप्स और अपने जो हेलीकॉप्टर्स है वो इस तरफ दौड़ाए जहाँ पे P305 डूब चुका था, और वहाँ पे जितने लोगों को उन्होंने जान पे बाजी लगा के नौसेना के जवानों ने 185 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे बचाया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको बचाने का अभी भी प्रयास जारी है। अनुराग, सुभाष, एक सवाल ये भी लोगों के जहन में हो सकता है कि इन तमाम लोगों को भी क्या अलर्ट पहुंचा था? क्या इन तमाम लोगों को ये जानकारी दी गई थी कि तूफान आ रहा है, आप सुरक्षित जगह पर पहुंचे, हटें यहां से, या इन तक ये कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं था? नहीं, हमारे सहयोगी ज्योत्सना ने जो रिपोर्ट चश्मदीदों के हवाले जो बताई, तो उसमें वहाँ के जो बार्ज का जो कैप्टन है वो 305 का, उसने ये कहा कि हमारा बार्ज बहुत बड़ा है और इसको कोई असर नहीं होगा चक्रवात का। तो ये जो विचार है, ये जो उसका जो मशवरा था, शायद ये मशवरा ऊपर तक होगा, इसी के कारण ये 3 बार जो है वो वापस नहीं आए, क्योंकि बाकी 17 बार जाए। तो ये अभी जांच का विषय है कि ये बार क्यों नहीं आए, और उसके बाद ये जो लोग 22 लोग जिनकी जानें गई हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन? ज्योत्सना, क्या ये उस कप्तान की जिसका जिक्र यहाँ पर हमारे सहयोगी सुभाष कर रहे हैं, उस कैप्टन की मिसकैलकुलेशन थी, और क्या सिर्फ उस कैप्टन को ही इस मिसकैलकुलेशन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, या एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन किया जाता है और उस प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है? एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? नहीं, जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से जो है वो सिर्फ ना कि जो बार्ज जो होते हैं या बड़े बड़े नाव होते हैं, सिर्फ उनको नहीं होता है ये बताना, मतलब उनको ये जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि उनको ये जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि छोटे छोटे जो नाव होते हैं जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके में रहते हैं उनको भी ये जानकारी दी जाती है। नहीं, मतलब इसका मतलब ONGC बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, AFCON जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इस बात का पहले से अंदेशा था कि इतना बड़ा तूफान जो है वो आ रहा है। AFCON ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया है, उस प्रेस रिलीज में AFCON खुद बता रहा है कि हमने पिछले 50 सालों में, 5 दशकों में हमने इस तरह का मंजर, इस तरह का तूफान नहीं देखा। यानी AFCON ये मान रहा है कि हाँ, ये बड़ा तूफान था। अब सवाल ये है कि बड़ा तूफान था, आपको इसकी जानकारी मिली थी, तो आपने बार्ज को रोका क्यों नहीं? आपने बार्ज पर जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो क्यों नहीं मुहैया कराए? क्योंकि पिछले साल हमने जब निसर्ग चक्रवात तूफान देखा था, उस समय भी कई सारे जो बार्ज है उनको ये चेतावनी दी गई थी कि ऐसा तूफान आ रहा है,
तब उन्होंने सुरक्षित जो भी व्यवस्था थी वो कर दी गई थी। लेकिन इस बार तोकते तूफान आ रहा है, इस बात की जानकारी थी पिछले 4 दिनों से, फिर चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रशासकीय अधिकारी हो, या फिर जो एजेंसी होती है मौसम विभाग की, भारतीय नौसेना की, उन्होंने ये जानकारी दी थी। लेकिन इतनी मतलब लापरवाही बरती ना कि सिर्फ कैप्टन ने, बल्कि पूरा ONGC और ये जो एफकॉन है, उन दोनों कंपनी ने इतनी लापरवाही बरती कि ये सब पता होने के बावजूद भी उन्होंने ये प्रोटोकॉल को इतना सीरियसली, इस नियम को इतना सीरियसली नहीं लिया, लिहाजा कैप्टन ने भी सीरियसली नहीं लिया। और जो चश्मदीद गवाह है वो बता रहे थे कि हमें पता था, हमें बातों बातों में पता चला था कि ऐसा कोई तूफान आ रहा है, लेकिन हम तक ये कि ये बार्ज रोकना है, हमें कहीं और जाना है, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं दी। और जिसकी वजह से हम बार्ज पे, क्योंकि कैप्टन जो बताएगा वही बार्ज पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। और जो कैप्टन है उसको अगर अपने सीनियर से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सीनियर को जानकारी भी तो दे सकता है, क्योंकि कैप्टन जो होता है वो कोई आसानी से नहीं बनता है, वो अनुभवी इंसान होता है। तो अनुभवी इंसान का यहाँ पर पालन नहीं किया गया। लेकिन सुभाष, सवाल यही कि ऐसे में जवाबदेही किसकी तय होगी, और क्या जवाबदेही तय करने का काम भी शुरू हो चुका है बढ़ते वक्त के साथ? ये मैं आपसे समझूंगा, लेकिन दर्शकों को बता दें कि इस वक्त नौसेना लगातार कई ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। लगातार तेज लहरों के बीच सेना के जवान लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। गुजरात कोस्ट के तरफ भी 2 शिप, जिसमें से एक का नाम था SS3 और दूसरा सागर भूषण। SS3 पर 196 लोग सवार हैं और सागर भूषण पर 101 क्रू सवार हैं। हालांकि ये क्रू जो हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इस शिप को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ONGC ने एक सपोर्ट वेसल को हायर किया है, जिसकी मदद से ये जो दोनों शिप फंसे हुए हैं उसे टो करके सुरक्षित स्थान पर लाया जाएगा। ये जो 3 ऑपरेशन हैं उसे अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा एक ऑपरेशन जो कि मुंबई के पास पालघर में चल रहा था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जहां 137 क्रू मेंबर गर्ल कंस्ट्रक्टर नाम के एक बार्ज पर फंस गए थे। ये बार्ज अलीबाग के पास बंधा हुआ था, एंकल किया गया था, लेकिन तूफान की वजह से एंकल टूट गया और ये जो क्रू मेंबर थे इस बार्ज के साथ बहते बहते पालघर के पास पहुंच गए। वहां पर ये बार्ज फंस गया। कोस्ट गार्ड को जानकारी मिली और कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से 137 क्रू मेंबर जो उस बार्ज पर सवार थे उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि 707 लोग जो फंसे हुए थे उनमें से करीब 320 लोगों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 400 लोग समुद्र के अंदर अलग अलग जहाज़ों पर, बार्ज पर फंसे हुए हैं जो मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो सवाल यही कि क्या जवाबदेही भी तय की जाएगी? सुभाष, इस सवाल के साथ आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार न्यूज़ नेशन हर अपडेट इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।